हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स, जब एक कंज्यूमर अपने गुड्स को कंज्यूम करके उसकी कंजप्शन करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन कर लेता है, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है। वो सिचुएशन ही जब उसने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर ली, वो सिचुएशन ही इक्विलिब्रियम कहलाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है तब। तो ये कब होते हैं, किन किन केसेस में? इसके केसेस भी दो हैं, वन कमोडिटी और टू एंड सेवरल कमोडिटीज के। लेकिन अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले हम जानेंगे कि ये सेटिस्फैक्शन का मेजरमेंट कैसे होगा। हमको पता कैसे चलेगा कितनी सेटिस्फैक्शन आ रही है, कहाँ हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे हैं। तो इसके लिए दो अप्रोचेज हैं। तो वो क्या है? कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मेजरमेंट होगी यूटिलिटी से। क्यों? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, एक कमोडिटी आपकी वांट को जितना सेटिस्फाई कर सकती है वो उसकी उतनी यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। तो जैसे हम साइंस में या फिर कहीं बात करते हैं कि ऐसा यूनिट होती है, जैसे हमने अगर रोड बनाना हो, रोड पर हम देखें कि एक यूनिट होती है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, मेजरमेंट के लिए यूनिट है पड़ी कि किलोमीटर में नापेंगे। लिक्विड स्टेट में कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो, हम देखते हैं उसकी मेजरमेंट के लिए हम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर मतलब लीटर्स में हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ यूटिलिटी में हम क्या करेंगे? तो सब फर्स्टली यूटिलिटी के दो पार्ट्स हैं, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में एसआई यूनिट हमारी रहेगी, वो रहेगी यूटाइल्स, UTILS यूटिल्स। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे 1 यूटिल्स की यूटिलिटी आई, 2 यूटिल्स की आई, 3 यूटिल्स की आई। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच की तो हम देखेंगे लेस या मोर। जैसे हम कहते हैं ना वो लंबा है वो छोटा है, उसी तरह हम यहाँ देखेंगे साइकोलॉजिकल वे में देखेंगे हम कि उसको कम सेटिस्फेक्शन हुई, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्डिनल अप्रोच, इसमें आपका यूटिलिटी का चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या है और क्या होती है। यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया क्या है, अब हम देखेंगे क्या होती है। तो यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाने बैठ गए, भूख आपको लगी हुई है, तो उसी समय आपकी मम्मी ने आपको गरम गरम चपाती बना के दी। आपने जो फर्स्ट चपाती कंज्यूम की उसने आपको 15 यूटाइल्स की यूटिलिटी दी। मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 15 की दे दी, हम सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं। तो आपने सेकंड चपाती खाई, उसने आपको 10 की दी। जो नेक्स्ट खाई उसने आपको 5 की दी, लेकिन जो उससे नेक्स्ट फोर्थ चपाती आई आपकी वो 0 की दे रही है। आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। वो भी आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन सबसे पहले जब हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात हुई कि सभी को प्लस कर लेंगे, जितनी भी टोटल यूटिलिटी हमको मिली वो सब हमारी टोटल यूटिलिटी है। तो हमने 4 चपातीज कंज्यूम करी, हमारी टोटल यूटिलिटी हुई 15 + 10 + 5 मतलब 30। टोटल यूटिलिटी हुई 30। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी होता है जब आप किसी एक एडिशनल यूनिट को ऐड कर रहे हो तो उससे आपको फर्क कितना पड़ा, वो फर्क ही मार्जिनल होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपने एक यूनिट और कंज्यूम की तो उससे आपकी सेटिस्फेक्शन पर कितना फर्क पड़ा, कितने आपको यूटिलिटी पर फर्क पड़ा, वही कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखेंगे कि जब आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की तब 15 यूटाइल्स की आपकी यूटिलिटी थी, लेकिन जब आपने सेकंड कंज्यूम की तब आपने देखा कि 10 यूटाइल्स की यूटिलिटी आई। तो जो 5 का फर्क आया, TUN माइनस में TUN-1, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हुआ। तो ये TUN क्या हुआ? मतलब nth टर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो इस टाइम है हमारी। मतलब हमने एक चपाती कंज्यूम कर ली तो अब
पहले हमने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की 15 यूटाइल्स की आई, अब हमने एक और कर ली तो 10 यूटाइल्स की आई। अब 10 है टी यू nth, उसके बाद माइनस में टी यू nth -1, मतलब सेकंड में से अगर फर्स्ट पर जाए हम, मतलब एक पहले वाली मतलब 15, 10 - 15 तो -5, मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारी 5 की मार्जिनल यूटिलिटी है। और इसका एक और फॉर्मूला भी यही रहेगा कि चेंज इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आपकी यूटिलिटी में जितना चेंज आया, आपकी यूटिलिटी में जितना चेंज आया उसके डिवाइडेड में आप क्वांटिटी कर देंगे तो आपको आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का पता चल जाएगा। ये एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने की वजह से आती है। तो अब हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लेंगे जो मोस्ट ऑफ 4 नंबर में आते रहते हैं कि इनका रिलेशन टी यू और एम यू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन। तो इनका रिलेशन हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये डायग्राम ऊपर वाला टोटल यूटिलिटी का रहेगा, नीचे वाला मार्जिनल यूटिलिटी का रहेगा। तो हम टोटल यूटिलिटी में हम डायग्राम के थ्रू ही देखेंगे, हम पॉइंट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम डायग्राम से देखेंगे कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ जा रही है। पर भगवान की दया से पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो फिर भी है, लेकिन नेगेटिव जा रही है। और एट द पॉइंट जहां हमारी टी यू मतलब हमारी टोटल यूटिलिटी, जहां हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, वहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। आप देख सकते हैं मैंने एक डॉटेड लाइन खींची है, जहां हमारी टी यू मैक्सिमम थी वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी जैसे ही थोड़ा सा डाउनवर्ड आने लगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी सीधा नेगेटिव में चली जाती है। और यही सब मैंने पॉइंट्स में लेकर के आप इनको पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ अब हम जिसकी बात करेंगे वो है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टेप्स में क्वेश्चन को तैयार करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग। तो मीनिंग क्या रहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिमिनिशेस एज फॉलो ऑफ इट इज कंज्यूम्ड इन गिवन टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको कहता है कि जैसे ही हम कोई एडिशनल यूनिट, जैसे मैंने आपको मार्जिनल यूनिट में बताया था ना मैंने आपको कि आप एक यूनिट और कंज्यूम कर रहे हैं, एक यूनिट एडिशनल हो गई तो उसकी वजह से चेंज आया, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाई वो। अब आप जितना ज़्यादा कंजप्शन करते जाएंगे उतना ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। ये आपको इस लॉ में बताया गया है। तो ये रहेगा मीनिंग। इसके बाद आपने लिखनी है एक प्यारी सी डेफिनेशन। उस डेफिनेशन के बाद हम लिखते हैं अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस क्या होंगी? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, मतलब जो कंजप्शन होगी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। आप ये लिख सकते हैं कि कंजप्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि जैसे हम कंजप्शन करते हैं मान लो टी का, तो हम 1 कप टी, 2 कप टी, 3 कप कॉफ़ी पी रहे हैं तब भी 1 कप 2 कप। लेकिन आप ये नहीं है कि आप 1 चम्मच पी रहे हो, 2 चम्मच पी रहे हो, फिर कह रहे हो कि मेरे के पास तो यूटिलिटी नहीं आ रही, लॉ ऑफ यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रहा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप कंजप्शन कर रहे हैं तो ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। तो ये आपके असम्पशंस है। इसमें सेकंड असम्पशन इज कंटिन्यूस कंजप्शन। ऐसा नहीं कि पहली चपाती आपने अब खाई, सेकंड आप बाद में खा रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी। क्यों? कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। तो हमने देखा मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर असम्पशन। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपने हमेशा एक डायग्राम और एक टेबल के साथ देना है। तो जहां मैंने लिखा सी ऑफ एक्स, मतलब कंजप्शन ऑफ एक्स। एक्स हमारा गुड, मैंने एज्यूम किया कि हमारा कोई गुड है एक्स। कंजप्शन ऑफ एक्स, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। तो इन चारों यूनिट्स पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब जब हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है। तो वही एग्जांपल जैसे मैंने पहले लिया था, अब मैं फिर से लेके चलूंगा। अब की बार हम आइसक्रीम खाएंगे। अब हम आइसक्रीम खाएंगे तो हमने जब फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो 2 यूटाइल्स की आई मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन जब हमने सेकंड खाई तो 1 की, थर्ड खाई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0।
और जब हमने फोर्थ को कंज्यूम किया तो हम नेगेटिव तक चले गए। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो भी नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और इसी की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप साथ में देख सकते हैं, मैंने दिखाया है जैसे कि एक पॉइंट ऐसा भी है जहां हमारा MU कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहीं पर हमारी MU जीरो हो गई है, उसके नीचे नेगेटिव भी है। तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही कहता है कि जितना आप कंजप्शन फर्स्ट से सेकंड पर गए और कम, थर्ड पर गए और कम, फोर्थ पर गए और भी ज़्यादा कम, नेगेटिव तक पहुंच गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको कहना चाह रहा है कि आप जितना एडिशनल कंजप्शन करते जाओगे आपकी यूटिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसी के साथ वैसे तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, लेकिन थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन देने के लिए हम इसके कुछ एक्सेप्शंस भी लिखेंगे। बेसिकली काफ़ी सारी बुक्स में एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन आप लिखोगे तो आपका इंप्रेशन उतना ही अच्छा पड़ता है। तो इसके एक्सेप्शंस रहेंगे रेयर थिंग्स, मतलब कुछ पर्सन्स हैं जिनको रेयर थिंग्स कलेक्ट करने का शौक है। लाइक मान लीजिए आपको ना सभी कंट्रीज की करेंसी को कलेक्ट करने का शौक है, तो फर्स्टली आपको नेपाल की मिल गई, आप बहुत खुश हो, आपको 10 यूटाइल्स की यूटिलिटी मिली। सेकेंडली आपको मिल गई कनाडा की, आपको थोड़ी सी ठीक है सेटिस्फेक्शन, बेशक थोड़ी सी कम मान लीजिए, चलो आप 8 मिल गई। लेकिन अब आपको 6 मंथ्स हो गए या फिर 1 ईयर हो गया, आपको नहीं मिल पा रही और एकदम आपको किसी अच्छी जगह की, मान लीजिए अमेरिका वगैरह की मिल जाती है, उसके बाद कोई और भी मिलती है, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको शौक है उनको कलेक्ट करने का रेयर थिंग्स पर। जो रेयर थिंग्स होती हैं जो जल्दी से मिल नहीं पाती, उन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ये उसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि एबनॉर्मल कंज्यूमर। एबनॉर्मल कंज्यूमर क्या होगा? कोई पागल नहीं है। पहली बात तो एबनॉर्मल से मेरा मतलब है जो नॉर्मल ना हो, नॉर्मल कंडीशन में ना हो, नॉर्मल कंजप्शन ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल ड्रंकर्स, जो ड्रिंक करते हैं, नशे करते हैं जो, तो हम यहाँ पर विस्की या वोडका की बात लेके चलेंगे। लेकिन जब हम किसी ड्रंकर को फर्स्ट क्लास ऑफ बियर देंगे, फर्स्ट क्लास ऑफ वोडका, या फिर जो भी आप उसको दारू दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास दिया, उसको यूटिलिटी मिलेगी, वो खुश हो जाएगा, वो खुश होगा, वो कहेगा कि मुझे 10 यूटाइल्स की यूटिलिटी मिली। लेकिन जब आप उसको एक और क्लास दोगे, वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसको पहले से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी सेकंड में। जब आप उसको दोगे थर्ड, तो उसको और भी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक एबनॉर्मल कंज्यूमर है, वहां ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी इसका एक्सेप्शन हुआ। इसके साथ साथ गुड बुक और मूवीज, तो वो कैसे? अब मान लीजिए आपने कोई अच्छी बुक पढ़ी, आपको बहुत अच्छी यूटिलिटी मिल गई। मान लो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि 13 यूटाइल्स की यूटिलिटी मिल गई आपको, लेकिन आपने देखा कि आपको नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी बुक मिली, इससे भी अच्छी बुक पढ़ने को मिली, तो आपको यूटिलिटी और भी ज़्यादा मिली, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस। उसके बाद उससे भी अच्छी मिल गई, मार्जिनल यूटिलिटी फिर इंक्रीज हो गई। ऐसे ही मूवीज के केस में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस रह जाते हैं इन लॉज के। अब जहां हमारा मेन टॉपिक था, जहां से हमने शुरू किया था, ये यूटिलिटी वगैरह, तो हमने बस एक जानना था कि सेटिस्फैक्शन को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे हम देख पाएंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। मेन टॉपिक हमारा यही रहेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस स्टेट पर होता है और कब होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स, जब वो अपनी इनकम के थ्रू, अपनी इनकम खर्च कर कर किसी गुड का या फिर कमोडिटी का कंजप्शन करता है और अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है और वो मैक्सिमम लेवल रीच कर लेता है, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर आ जाता है। इसके 2 केसेस रहेंगे। फर्स्ट इज वन कमोडिटी एंड सेकेंड इज टू एंड सेवरल कमोडिटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन कमोडिटी का केस। तो वन कमोडिटी के केस में सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक कंज्यूमर जब भी कोई गुड परचेज करने जाता है तो वो 3 चीज़ें जरूर देखता है। क्या?
प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना है। उसके बाद देखिए मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द गुड या फिर कमोडिटी, कि वो कमोडिटी मुझे यूटिलिटी कितनी देगी, सेटिस्फेक्शन कितनी देगी। उसके बाद वो देखता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये वर्ड मोस्ट ऑफ बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखा होगा, बहुत न्यूली वर्ड है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है, तो ये है वर्थ ऑफ अ रुपी। मतलब आपने कहते हुए सुना होगा, फिर कहा भी होगा आपने कि इतने का तो नहीं है भाई, ये थोड़ा सा कम कर लो। जैसे बार्गेनिंग करते टाइम कहते हैं कि नहीं भैया थोड़ा सा और कम कर लो, इतने नहीं है, आप तो बहुत गलत रेट बता रहे हो। इसका मतलब हम उस प्राइस पर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो पा रही। हम अपने 1 रुपए की सेटिस्फेक्शन को कितना समझते हैं, वही होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हमारे पैसों की सेटिस्फेक्शन, हमारे मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ही कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा जिससे आपको शायद थोड़े से एक डाउट और क्लियर हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी मैरिज में गए, वहाँ आपने देखा कि आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, आपने खाने स्टार्ट कर दिए, आप गए, आपने खाए पिए अच्छी तरह घर आ गए, कोई यूटिलिटी का चक्कर नहीं। लेकिन जब आप वही गोलगप्पे किसी शॉप पर खाने जाओगे, तब आप ये चीज़ देखोगे कि वो 10 रुपीज़ के कितने गोलगप्पे दे रहा है आपको, या फिर 20 के कितने दे रहा है। तब आप ये चीज़ क्यों मेजरमेंट करते हो, तो वो हम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की वजह से। सडनली आपने देखा ही होगा, नॉर्मली कुछ 10 रुपये में 5 आ जाते हैं, या फिर मतलब 2 रुपये का 1 हुआ। सडनली आप गए और वो आपको बोला कि नहीं, अब से 5 रुपये का 1 गोलगप्पा आएगा, 5 रुपये का 1 गोलगप्पा आएगा। आप क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपका 0 हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कि जब वो है ही 2 का, उतनी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे पाएंगे वो। जहां आप 10 रुपये देकर पहले 5 खा रहे थे, लेकिन आप उसको अब 10 रुपये देकर 2 क्यों खाओगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिर जाएगा आपका, वो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे जितनी आपको पहले मिल रही थी। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, जब आपने वहाँ शादी में खाया और अब शॉप पर खाया, इसमें फ़र्क कहाँ आया? इसमें फ़र्क आया मनी का, कि आपने वहाँ पे किया, वहाँ पे नहीं किया। वहाँ पे आपने मैरिज में नहीं किया, यहाँ आप पेमेंट कर रहे हो, तो ही यूटिलिटी की बात होगी। वन कमोडिटी केस तभी बनेगा कि वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मतलब अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो, तो आप उस गुड से, उस कमोडिटी से कितनी सेटिस्फेक्शन चाहते हो, कितनी सेटिस्फेक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो हम जैसे अब कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो हम यूटाइल्स में बात करेंगे कि कितने यूटाइल्स की मिले। तो अब इस वन कमोडिटी केस को हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है फॉर यूटाइल्स ऑन स्पेंडिंग 1 रुपये। मतलब 1 रुपये, 1 रुपीज़ इक्वल टू 4 यूटाइल्स। अगर आप 1 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपको 4 यूटाइल्स की सेटिस्फेक्शन तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, 4 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो अब आप मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है वो है कांस्टेंट, सेम है वो बिल्कुल, वो है आपका 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ में आप फर्स्ट क्वांटिटी जब बाय करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 की है, सेकंड में 18 की, थर्ड में 16 की, फोर्थ में 10 की। और अब हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला भी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड X। तो हम अब इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल लेंगे, और अगर वो इक्वल आ जाती है, अगर वो इक्वल आ जाती है, तो हमको पता चल जाए कि हम इक्विलिब्रियम पे है, सरप्लस में या फिर डेफिशिएट। सरप्लस और डेफिशिएट मतलब, सरप्लस मतलब आप कुछ ज़्यादा कमा गए या फिर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, डेफिशिएट मतलब कम मिली, डेफिशिएट मतलब कम मिली। तो अब हम ये केस देखेंगे। हमने मान लिया था कि हमारी 4 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं, तो जब हम हमारी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, 20/4, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी बाय में प्राइस किया तो 5 की आई, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 की आई। लेकिन जब हम सेकंड 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो 4.5 की आई।
3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो 4 की आई। अब जब आपने देखा था कि पर रुपी आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी है 4 यूटाइल्स की, 4 यूटाइल्स की, लेकिन आपकी आ रही है 5 की। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम की वो आपको दे रही है 5 की, तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 4 यूटाइल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन आपको तो और भी ज्यादा मिल गई, आपका फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको कहेंगे हम कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर का सरप्लस आया, कंज्यूमर को फायदा हुआ। उसके बाद जब नेक्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया आपको मिला 4.5 का, ये भी आपका कंज्यूमर सरप्लस है। तो जब नेक्स्ट में आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी 16 है डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस आपका 4 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आया 4, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपने पहले ही 4 यूटाइल्स ले रखा था, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब यही स्टेट आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। इसी की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप साथ में देख सकते हैं कि जो ऊपर का सब कुछ है ये है कंज्यूमर सरप्लस, मैंने शेडेड पार्ट में आपको दिखाया भी है। जो नीचे आ जाएंगे, हम प्राइस के नीचे आ जाएंगे तो वो हो जाएगा डेफिशिएट, ऊपर सरप्लस नीचे डेफिशिएट, बीच में जहां पॉइंट ई है, जहां पॉइंट ई है 3 यूनिट्स पर, जब 3 यूनिट्स की कंजप्शन कर रहे हैं हम, तो हम इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है कोई, आपको बस एक बात याद रखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड। इस तरीके से आप अपनी कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, वो भी 1 कमोडिटी केस। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे 2 कमोडिटी केस। जैसे आपने 1 कमोडिटी केस में देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था जो, उसके इक्वल्स टू में था आपके जो भी गुड है एक्स या वाई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, वो एक कमोडिटी केस था। लेकिन अब 2 या फिर सर्वल कमोडिटी में आप देखेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो वो सब इक्वल्स टू में आती जाएंगी। यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, MU एक्स लिख दिया, यहाँ पर MU M आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, और ये y का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ये इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपकी यूटिलिटी जब मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल आ जाए, दोनों गुड्स की सेम सेटिस्फेक्शन आए, जब आपको दोनों गुड्स सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तब आप इक्विलिब्रियम पे हो। तो वो कैसे होगा, तो वो कुछ ऐसे होगा। जैसे अब आप देख सकते हैं इसमें आपका 2 गुड हैं x और y, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको दे रखी है। तो यहाँ हमने प्राइस भी सेम मान लिया कि 5 है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, 5 है, सेम है। तो फर्स्ट यूनिट भी दे रही है, सेकंड यूनिट आपको यूटिलिटी सब दिखा रखा है। तो यहाँ आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, वैसे तो ये बहुत ईजी है कि जब आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों, यूटिलिटी ऑफ x 15, यूटिलिटी ऑफ y 15, दोनों पे 15 आ गया। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड प्राइस, दोनों इक्वल हैं। और इक्वल्स टू में जब आप देखोगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो भी इक्वल निकल रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पर बनेगा जब आप थर्ड यूनिट गेन करोगे। तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा हुआ, लेकिन जब आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी जाए कि दोनों आमने सामने में कहीं इक्विलिब्रियम बन ही नहीं रहा, तब तो इस केस में आप ये देखो कि इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा 15 पर ही। लेकिन आप 2 कमोडिटी y की कंज्यूम करेंगे और 3 कमोडिटी x की कंज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 2 लें या फिर 2 से ज़्यादा गुड्स लें, उनको हमने इक्वल दिखाना है। उन दोनों को इक्वल रख के उनके इक्वल्स टू में ही लिखना है हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर ये 3 या फिर 4 जितने भी गुड्स हैं ये सारे इक्वल्स टू में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ गया, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब दोनों गुड से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे दो लास्ट में आपको कि आप एप्पल हैं और ऑरेंजेस हैं, आपके पास लिमिटेड रुपीज़ है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ है, तो आप
ऐसा कि क्या लें आप, दोनों में से आप क्या लोगे कि आपकी सेटिस्फेक्शन बैलेंस हो जाए, दोनों से बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। जो ये एक्स है ये एप्पल का, वाई है ये है ऑरेंजेस का। तो आप 3 रुपीज़ लगाओगे एप्पल पर, एक्स पर, तो 15 की आपको सेटिस्फेक्शन मिली। 2 रुपीज़ लगाओगे आप वाई पर यानी ऑरेंजेस पर, 15 से सेम सेटिस्फेक्शन मिल गई आपको, फुल सेटिस्फेक्शन मिली आपको आपकी, वो भी आपकी लिमिटेड इनकम से। तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।